हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर से लगे तुरेनार में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिला समूहों को रोजगार की कई गतिविधियों से जोड़े जाएंगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट समेत लगभग 8 अलग अलग तरह की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। इसके लिए करीब 90 लाख रुपए की व्यवस्था डीएमएफ मद से की गई है। यहाँ से उत्पादित सामग्रियों को स्कूल और आश्रमों समेत अन्य शासकीय विभागों में भी सप्लाई की जाएंगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को देखते हुए इस परिसर में नॉन वोवन बैग और पेपर बैग भी तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में आलू कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोरा जसपुर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के मनोरा विकास खंड के अंतर्गत आस्था में आलू के कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग के लिए प्लांट की स्थापना करने की घोषणा किए हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में आलू की फसल की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू की खेती प्रायः सभी जिलों में की जाती है। यहाँ बस्तर के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान एवं उत्तरी पहाड़ी भागों में आलू की खेती की जाती है। राज्य में विशेषतः उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के 5 जिले बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिला आलू की उन्नत खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण सरगुजा जिला स्थित मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने आलू के रख रखाव के लिए जसपुर मनोरा में आलू कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिले को। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव जिले को शामिल किया गया था। राजनांदगांव जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए जिले के लिए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गोंचा पर्व में चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेत्रोत्सव विधान। 27 दिनों तक चलने वाले बस्तर के गोंचा पर्व में नेत्रोत्सव का विधान पूर्ण किया जा चुका है। बता दें कि चंदन यात्रा विधान के बाद प्रभु अनसर काल में थे। इस दौरान 15 दिनों तक इनका दर्शन वर्जित माना जाता है। नेत्रोत्सव विधान के समय जब भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं तो यही आध्यात्मिक मिलन ही नेत्रोत्सव कहलाता है। अब साज सज्जा कर 1 जुलाई यानी कि आज भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को रथ में बैठाकर नगर की परिक्रमा कराई जाएगी। बता दें कि परंपरा के अनुसार गोंचा पर्व के लिए रथ बनाने की जिम्मेदारी बेड़ा उमरगांव के ग्रामीणों की होती है। गोंचा पर्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छेरा पहरा। गोंचा पर्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले छेरा पहरा रस्म निभाई जाती है। इस विधान में सोने का झाड़ू लेकर रथ के चारों ओर छेरा पहरा करते हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा शुरू करने का आशीर्वाद मांगा जाता है। छेरा पहरा विधान को पूरा करने के लिए जिस झाड़ू का उपयोग पूर्व राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है वह कुश और चांदी से बनी होती है। इस झाड़ू का उपयोग केवल रथ यात्रा के दौरान ही किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भी गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राची सोनी ने। प्राची सोनी ने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है।
वे धमतरी जिले की रहने वाली हैं। अब प्राची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। इसमें मिस, मिसेस और मिस्टर 3 वर्गों में प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। इसमें मिसेस वर्ग में अंतिम राउंड में 20 महिलाएं शामिल हुई थी। अंतिम राउंड में प्राची सोनी विनर रहीं। खिताब जीतने पर प्राची सोनी को क्राउन पहनाया गया और उन्हें 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार भी दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया। इस आयोजन में पर्यटकों को कांगेर घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र एवं जुगनू की विशेषता तथा धुरवा जनजाति के संस्कृति के बारे में बताया गया। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRSP 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला है। 2019 की रिपोर्ट में प्रदेश को 36 राज्यों में छठा स्थान हासिल हुआ था। इस बार BRSP रिपोर्ट में राज्यों को 4 अलग श्रेणियों में रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में है। इसमें गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और बंगाल को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीते 3.5 वर्षों में करीब 1715 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा उद्योगों के लिए 149 समझौते भी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र। राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए होगा। इससे पहले डॉक्टर मिश्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का कार्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका जलाशय के बीचों बीच झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया। इस दौरान आइलैंड पर आई लव कोरिया का लोगो का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही झुमका आइलैंड से मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में हुमायूं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूना शर्मा को। नई दिल्ली के उत्तराखंड में आयोजित भव्य समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने छत्तीसगढ़ की जानी मानी समाज सेविका रूना शर्मा को कुमाऊं केसरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। साथ ही नई दिल्ली के होटल लीजेंड बनेक्विट में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में अन्ना फाउंडेशन की प्रमुख रूना शर्मा को मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान समाज सेवा, पशु सेवा और पेड़ पौधों की सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि समाज सेविका रूना शर्मा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहनावे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य को। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को प्रदेश में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के विकास हेतु
एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग की घोषणा के दौरान यह सम्मान दिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को लाभान्वित करने हेतु स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय पहल की गई है, जिसमें स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप्स के लिए करों की छूट और अनुदान का प्रावधान एवं उनका उन्नयन प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लेआउट पास करने का अधिकार किसे सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर निगमों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए अब लेआउट पास कराने का अधिकार नगर निगमों को दे दिया है। पहले लेआउट पास कराने के लिए नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदन लेना पड़ता था। अब नए फैसले से लोगों को एक ही छत के नीचे लेआउट पास अनुमोदन की सुविधा मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 9 जिलों के 13 नगर पालिका निगमों रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा और धमतरी के आयुक्तों को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनकी सीमा के अंतर्गत शर्तों के साथ लेआउट पास कराने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेमेतरा व सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को अंततः सफलता मिल गई है। राज्य के बेमेतरा जिले के पथर्रा और सरगुजा जिले के लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक साथ हरी झंडी दे दी है। दोनों प्लांट की स्थापना के लिए अब जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे। इसके तहत बेमेतरा जिले के बेमेतरा तहसील के गांव पथर्रा में बायोटेक फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 65 किलो लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस प्लांट की कुल लागत 76 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 2 मेगावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी होगा। इसमें बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा तहसील के जमीरा गांव में भी अनाज से एथेनॉल बनाने की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। यहां 297 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। करीब 22 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस एथेनॉल प्लांट में 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसका चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलंकार भिवगढ़े। बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस के सहायक महाप्रबंधक अलंकार भिवगढ़े का चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है। वे छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर हैं जिनका चयन विश्व की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। करीब 100 साल पहले वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहले आर्बिटर हैं जिनका चयन हुआ है। इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस ओलंपियाड में 188 देशों के 2000 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता। वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस शरद कुमार गुप्ता हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित नए भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। बता दें कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए रेरा और रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल फोरम बनाए गए हैं। यानी कि इस अधिनियम के तहत विवादों के हल के लिए 2 फोरम हैं। पहला फोरम है रेरा
और दूसरा फोरम है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जरिए रेरा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति इसमें अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कौन सा स्थल सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 4 जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें राज्य के 4 स्थलों मटकूद्वीप बिलासपुर, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने से पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के बाद विभाग ने एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया। अब इन 4 जगहों को पर्यटन की दृष्टि से संरक्षित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसमें बिलासपुर के मटकू द्वीप में शिवनाथ नदी के बीच मटकू द्वीप पर गणेश प्रतिमा के साथ 11वीं शताब्दी के शिव मंदिरों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तर्रीघाट दुर्ग में पुरातत्व विभाग की खुदाई में खारून के तटीय इलाके में कई पुराने टीले और प्राचीन नगरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वहीं सरगुजा जिले के अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित महेशपुर में मौर्यकालीन नाट्यशाला अभिलेख मिले हैं। साथ ही यहाँ प्राचीन टीले, वैष्णव शैव धर्म के कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही बलौदाबाजार जिले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डमरू नामक गाँव से पुरातत्व विभाग को खुदाई में भगवान बुद्ध के पद चिन्ह समेत कई तरह की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। इसमें मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की एक पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। ये दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के संपादनकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी महंत। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संपादन डी महंत ने किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में स्वर्गीय श्री रामाधार कश्यप जी की अग्रणी भूमिका रही है। वे 1969 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में पर्चा फेंककर पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की समस्याओं की ओर आकृष्ट किए थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच छत्तीसगढ़ की किस जिले में सामुदायिक केंद्र अथवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सामुदायिक केंद्र अथवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु MOU किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सर्किट हाउस में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच MOU हुआ है। इसके तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक सामुदायिक केंद्र या कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिले के ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। इस विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केंद्र में डिप्लोमा तथा डिग्री प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, जिसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुकूल एवं गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न रोजगार उन्मुख कौशल पाठ्यक्रम शामिल होंगे। साथ ही इस केंद्र के सहयोग से स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मार्केट लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज की सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं, ग्रामीणों एवं युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसाय परक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न विधाओं में पारंगत कर जनजातीय उन्नयन की दिशा में कार्य करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान किस जिले में टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया। इस टूरिज्म सर्किट मैप में जिले के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के निकटस्थ जिलों के आवागमन के लिए रोड मैप को भी दर्शाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के अनुसार इस टूरिज्म सर्किट मैप के जरिए पर्यटकों को जिले के अंतर्गत सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही उन्हें स्थलों पर आवागमन के लिए भी सुविधा होगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को किन राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता वाले राज्यों में। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान हैं। राज्यों के इस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, जबकि केंद्र शासित राज्य प्रदेशों में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। वहीं नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड हैं। याद रखेंगे, इस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ आकांक्षी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से, उसके बाद राज्य गीत गाना अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी, जिसके बाद राज्य गीत अरपा पैरी के धार अनिवार्य किया गया है। निर्देश के तहत प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकेंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्च कक्षा में अध्ययन करने वाले उन 5 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने मासिक आकलन के दौरान अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत प्रदेश के किस जिले में स्वावलंबी गौठानों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले में। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 8,408 गौठानों में से 3,089 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं,
स्वावलंबी गौठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। इसके तहत रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जहां स्वावलंबी गौठानों की संख्या 221 हो गई है, और तीसरे स्थान पर जांजगीर चांपा जिला है, जहां 190 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूल शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत सरगुजा जिला स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर रायपुर, तीसरे स्थान पर दुर्ग और चौथे स्थान पर राजनांदगांव हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल लर्निंग में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। प्रदेश के 24 जिलों का डिजिटल लर्निंग के मामले में खराब प्रदर्शन रहा है। ये जिले डिजिटल लर्निंग के लिए तय किए गए 30% मानक अंक भी पार नहीं कर पाए। वहीं राज्य में स्कूल एजुकेशन में 7 जिलों का परफॉर्मेंस 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में खराब हुआ है। ये जिले हैं कोंडागांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सुकमा, कोरबा, कोरिया और बलरामपुर जिला। वहीं राज्य स्तर पर 2019-20 में कवर्धा के स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। यह प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसने अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए उत्तम श्रेणी में स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शनिवार को। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे यानी बिना बैग का दिन घोषित किया है। अब स्कूली बच्चे हर शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। अब शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। इस नए कदम से बच्चों को स्कूल आने के प्रति रुचि जागृत होगी। वहीं उन्हें स्कूल में जोड़े रखने के लिए भी मदद मिलेगी। वहीं बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक भी लगेगी। राज्य में बैगलेस डे दिन स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना के बाद अलग अलग कालखंड में योग एवं व्यायाम एवं एक दूसरे को सीखना कार्यक्रम, क्रीड़ा एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं साहित्य गतिविधियां होंगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य शिक्षा, कला शिक्षा, पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों की गतिविधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 110 लाख टन। छत्तीसगढ़ के किसानों से राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 110 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसपी पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस दौरान 97.98 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 24,06,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 21,77,000 किसानों ने अपना धान बेचा था। अगला प्रश्न है, एमडीआर और मीडिया सर्वे रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31वें स्थान पर। एमडीआर और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज ने देश में 31वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल सर्वे में यह 35वें स्थान पर था। इतना ही नहीं, देश के उन 4 मेडिकल कॉलेज जहां एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई सस्ती होती है, उनमें भी एम्स रायपुर ने चौथा स्थान हासिल किया है। एमबीबीएस की सबसे सस्ती पढ़ाई में एम्स दिल्ली सबसे प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। प्रदेश की राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल चैलेंज बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 20 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है। बता दें कि भारत में इस साल होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत नागपुर से होगी, जिसके बाद पहली बार रायपुर में इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमितेश मिश्रा। सन 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स स्केटिंग में भारत के लिए छत्तीसगढ़ से अमितेश मिश्रा प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में स्केटिंग में भारत से 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के अमितेश का नाम भी तय किया गया है। अमितेश मिश्रा इससे पहले कोलंबिया में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुके हैं। वे अब तक 20 से ज़्यादा वर्ल्ड और यूरोपियन टूर्नामेंट खेल चुके हैं। हाल ही में उन्होंने नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में 10 और 15 किलोमीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वें स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर है। हाल ही में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA की रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत रियायती दरों पर 67% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के मामले में कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों के प्रदर्शन के आकलन की यह पहली रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाला उड़ीसा राज्य को 0.836 अंक मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी दयानंद। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद होंगे। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने IAS पी दयानंद को छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। हाल ही में हुए तबादलों में राज्य सरकार ने उन्हें संचालक आयुष की जिम्मेदारी दी थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले मेडिकल लीव पर हैं। अगस्त में उनकी छुट्टी खत्म होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने उनके स्थान पर भुवनेश्वर यादव को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी थी, लेकिन भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने बिना अनुमति के भुवनेश्वर की नियुक्ति को गलत ठहराया था और 3 नामों का पैनल मांगा था। इन 3 नामों में से पी दयानंद का नाम आयोग ने सहमति दी है। अब पी दयानंद छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बता दें कि छत्तीसगढ़ अचानकमार टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 2 वन मंडल मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए पहले चरण में कैंपा मद से 20 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ऐसे वन क्षेत्र वन्य प्राणी कॉरिडोर में आते हैं जो एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र के बीच राजस्व व निजी भूमि होती है, जहां वन्य प्राणियों का आना जाना लगा रहता है। इसमें कवर्धा वन मंडल को 15 करोड़ रुपए और मुंगेली वन मंडल को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से सड़क किनारे वृक्षारोपण, निजी भूमि में जल स्रोत, केटल वैक्सीनेशन, ग्रामीण समुदाय के लिए वैकल्पिक आजीविका के विकास कार्य किए जाएंगे। अब हम कैंपा के बारे में भी जान लेते हैं। कैंपा का अर्थ है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना जुलाई 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं वन क्षतिपूर्ति करना है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 7 वन मंडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 74%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देश के कुल लघु वनोपजों का लगभग 3/4 यानी कि 74% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा खरीदा जा रहा है। इस प्रकार देश में सबसे अधिक लघु वनोपज खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। यह आंकड़ा भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री को लघु वनोपज प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 13,50,000 से ज़्यादा अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, जिसमें लघु वनोपज के संग्रहण के लिए लगभग 4,50,000 महिला समूह कार्यरत हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोरोना महामारी से स्कूल बंद होना और बच्चों का घरों में कैद हो जाना अत्यधिक कठिन दौर था। इन परिस्थितियों में बच्चों के द्वारा सुरक्षित व्यवहार के माध्यम से अपने तथा अपने परिवार के बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, इसे ध्यान में रखकर सुरक्षित गुरुवार की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कार्यक्रम सुरक्षित गुरुवार में प्रत्येक गुरुवार को आधा घंटा महामारी से बचाव के तरीके एवं सुरक्षित व्यवहार को लेकर सलाहों में कार्य किया जाएगा। इसके पाठ के लिए वीडियो का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षित गुरुवार किताब में QR कोड डाला गया है, जिससे आसानी से पूरी प्रक्रिया शिक्षक और बच्चे समझ सकें। यह 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है, जिसे कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के तथा कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार को 15 से 20 मिनट तक सभी शालाओं में कोविड संबंधित विभिन्न विषय जैसे हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग, टीकाकरण आदि पर गतिविधियां होंगी। इस कार्यक्रम को शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MR निषाद। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी देने की घोषणा की है। इसके लिए मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निषाद केवट समाज भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केवट के नाम पर, अर्जुंदा महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर तथा कवर्धा के मत्स्य महाविद्यालय का नामकरण पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में प्रदेश के कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 469 गाँवों में। बता दें कि हाल ही में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में प्रदेश के 469 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके साथ ही 5 उद्योग पावर संयंत्रों को भी ज़रूरत का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत सर्वाधिक मुंगेली जिले के लोरमी मुंगेली पथरिया विकासखंड के 206 गाँवों को खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना के लिए मनियारी नदी जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरा स्थान। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भोपाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, ADI ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। बता दें कि ADI ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा
आगामी 10 और 11 सितंबर 2022 को रायपुर में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम तथा 19 से 20 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में ट्राइबल क्वीन ग्लोबल का आयोजन किया जाएगा। इस फाउंडेशन द्वारा रायपुर में आयोजित किए जाने वाले ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की महिलाएं अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी। वहीं नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ट्राइबल क्वीन ग्लोबल कार्यक्रम में 62 देशों के आदिवासी महिलाएं शिरकत कर अपने क्षेत्रों के परंपरा व संस्कृति को विभिन्न विधाओं में प्रदर्शित करेंगी। इस ट्राइबल क्वीन कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को सशक्त करना और आदिवासी संस्कृति को वास्तविकता के साथ सामने लाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में कंपनी डीवी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। यह प्रदेश के किस जिले की कंपनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर में कोरबा की कंपनी डीवी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। इस नए विधानसभा भवन को 270 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस भवन के सिविल कार्य के लिए 175 करोड़ रुपए का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक नवा रायपुर अटल नगर में मंत्रालय महानदी भवन व विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन के बीच पिछले हिस्से में 51 एकड़ भूमि पर नए विधानसभा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। यह भवन 52,497 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। यह भवन 200 विधायकों की बैठक क्षमता का सदन होगा। इस भवन की ड्राइंग डिज़ाइन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित नॉर्थ एवेन्यू व साउथ एवेन्यू जैसी रखी गई है। इसके सामने राजपथ जैसा मार्ग बनाया जाएगा, जिसके जरिए महानदी भवन व इंद्रावती भवन से पैदल भी विधानसभा पहुंचा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगर वन के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल। बता दें कि दक्षिण कोंडागांव वन मंडल अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्रों को संरक्षित करने एवं जन सामान्य में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नगर वन के रूप में विकसित किए जाने हेतु नगर वन परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संपूर्ण देश में 75 नगर वन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के माध्यम से दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक P449 कोपाबेड़ा कक्ष का चयन कर परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसका चयन संपूर्ण देश में चयनित 75 नगर वन परियोजनाओं में से दक्षिण कोंडागांव वन मंडल नगर पालिका क्षेत्र के कोंडागांव को भी सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तहत भूपेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा वर्चुअल रूप से नगर वन परियोजना का शुभारंभ हरियाली महोत्सव के रूप में किया गया। नगर वन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थल में विभिन्न प्रकार के वानिकी, फलदार, आस्थामूलक, औषधि एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र फेंसिंग के माध्यम से घेरा तैयार कर सुरक्षित करते हुए क्षेत्रों को वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों को क्रमशः कितना प्रतिशत प्रीमियम राशि का अंशदान के रूप में देना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% और 5%। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को फसल बीमा की सुविधा प्रीमियम राशि पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि 2% और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होता है। इसमें किसान थोड़ी सी राशि जमा कर और फसलों का बीमा कराकर बड़ी जोखिम से बच सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदा एवं मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाले फसल हानि, उत्पादन में कमी की भरपाई मिलने वाली बीमा दावा राशि से हो जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित एवं असिंचित, अरहर,
मूंग, उड़द, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों का बीमा 15 जुलाई तक करा सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसान भाइयों को अपनी खरीफ और उद्यानिकी फसलों की बीमा कराने की अपील की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश राज्य का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटल श्रीवास्तव। याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान राज्य में नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया है। इसके तहत मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त कितने प्रतिशत राशि से मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसके दौरान राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली नीति लागू करने का अनुमोदन किया गया। इस नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त 50% राशि में से मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। वहीं राज्य में स्थित अनुपयोगी खदानों को भी विकसित कर मछली पालन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित नई मछली पालन नीति के तहत तालाबों अथवा जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार में कितने हेक्टेयर तक के तालाब अथवा जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुमोदित नई मछली पालन नीति के तहत तालाबों अथवा जलाशयों को मछली पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार में 0 से 10 हेक्टेयर तक के तालाब अथवा जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 10 से 100 हेक्टेयर तक जनपद पंचायत, 100 से 200 हेक्टेयर तक जिला पंचायत, 200 से 1000 हेक्टेयर तक मछली पालन विभाग द्वारा 1000 से अधिक के जलाशय अथवा बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें मत्स्य महासंघ को खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% रॉयल्टी राज्य शासन के खाते में जमा करनी होगी। वहीं पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति 2 वर्ष में 10% निर्धारण किया जाएगा, जिससे पंचायतों की आय में वृद्धि हो एवं उक्त राशि से ग्रामीणों के हित में विकास कार्य कराए जाएं। अब इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का 1.812 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि प्रदेश के कुल जल क्षेत्र का 94.38% है।